हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं स्टैक्योमेट्री के बारे में। पिछले वीडियो में मैं बात किया था फिजिक्स के बारे में और कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्टैक्योमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला केस जो था मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो मेरे चैनल के थ्रू। ठीक है, मोल कंसेप्ट में मैं बताया हूँ स्टैक्योमेट्री के बारे में। जब कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल गिवन हो तो हम लोग बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को कर लिए थे, लेकिन अगर मोर देन 2 प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के मोल गिवन हो तब क्या करेंगे। तो दूसरा केस हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, नीट और जेईई मेंस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, स्टैक्योमेट्री में दूसरा केस जो है अमाउंट और मोल्स ऑफ मोर देन 1 रिएक्टेंट आर गिवन। मतलब ये रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, 2 से ज्यादा अगर मोल गिवन हो तो क्या करेंगे। कम से कम 2 होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग 2 चीजें देखते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट जिसको एलआर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है एक्सेस रिएजेंट जिसको हम क्या बोलते हैं ईआर बोलते हैं। क्लियर, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो एलआर और ईआर ही डिसाइड करता है कि रिएक्शन कैसा है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में जो लिमिटिंग रिएजेंट है जिसको एलआर बोलते हैं, द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलआर। मतलब ये कि रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन के दौरान जो मोल पूरा कंज्यूम कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं एलआर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्सेस रह जाता है मतलब बच जाता है, द रिएजेंट व्हिच इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज ईआर। मतलब ये कि रिएक्शन करने के बाद जो बच जाते हैं मोल उसको हम लोग क्या बोल देते हैं ईआर। ईआर मतलब एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो और हम लोग इलस्ट्रेशन जब लेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी एक बार और देख लो आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए नोट, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि नोट टेक कर लीजिएगा। हाउ मच प्रोडक्ट इज टर्म्ड एंड हाउ मच ईआर इज लेफ्ट इज डिसाइडेड बाय ईआर। अब देखो कितने प्रोडक्ट टर्न होंगे या कितने बचेंगे कौन डिसाइड करेगा एलआर। एलआर मतलब क्या लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा किसकी इंपॉर्टेंस है लिमिटिंग रिएजेंट की। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, और इस वीडियो के थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। लंबा थोड़ा वीडियो जाने वाला है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए अगर चीज़ें सीखना चाहते हैं तो। अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताई जाए ताकि आपको परेशानी नहीं हो आने वाले एग्जाम्स में। खासकर नीट और जेईई मेंस के लेवल का मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं नीट लेवल ही है प्योरली, थोड़ा सा उससे अपर लेवल में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो प्योरली समझिए कि एक तरह से नीट लेवल ही बताता हूँ, थोड़ा सा और उससे अच्छे लेवल के ही क्वेश्चंस में लेने का कोशिश करूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। इसमें नोट आप लिख लिए हो तो ये एक बार आप लोग, और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं अच्छे लेवल के आपको समझाऊँगा, चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं, ये मेरा तरफ से श्योर रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं जो भी टॉपिक बताता हूँ उस पर आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करिए। देखिए बिना आपके सॉल्व किए कुछ होने वाला नहीं है। टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है समझा देना चीज़ें और एक्सप्लेन कर देना। हम लोग तो सब क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं ना, टीचर सब सारे क्वेश्चन आपको नहीं बना के देने वाले हैं। आपको 2 4 5 क्वेश्चन हम बना देंगे, उसको आप खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो जाहिर सी बात है एग्जाम में अच्छा नहीं कीजिएगा। पूरा टीचर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। टीचर के सिर्फ 30% ही रहती है सक्सेस में हाथ, जान लीजिए। 70% मेहनत आपको खुद ही करनी है। तो आप समझ सकते हो चीज़ें। मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि भाई आपको मैं बोल दूँ कि हाँ मैं सब करा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, भले मेहनत आप ही को करनी है। तो चलिए आपके टाइम में बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं सीधे डिस्कस करूंगा कि कैसे एलआर निकाले, डिटर्मिनेशन ऑफ एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट निकाला कैसे जाए। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं वीडियो को पॉज करके
मैं एक बार इसमें लिख देता हूँ बोर्ड पे, ताकि आपको भी आसानी हो जाए, मुझे भी आसानी हो जाए। अब बार बार लिखेंगे टाइम उसमें ज़्यादा लगता है लिखने में, और ऐसे मैं डायरेक्टली वीडियो बंद कर लिख दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपकी भी टाइम बचेगी, मेरी भी टाइम बचेगी, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं डिटरमाइन एल आर। एल आर क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। आपको मोल क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, उसको डिवाइड करना है किससे? विथ देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, अगर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में नहीं पता है तो मेरी एक वीडियो देखिएगा। स्टोइकियोमेट्रिक को मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, वो भी दो वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको क्या करना है, मोल गिवन रहेगा, मोल को किससे डिवाइड करना है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड रिएक्टेंट फॉर व्हिच दिस रेशियो इज लोएस्ट विल बी एल आर। अब देखिए जो मोल गिवन होंगे उनके स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड कर देना है, उसमें जो लोवेस्ट होगा वही क्या हो जाता है? एल आर हो जाता है। होप सो आप समझे होंगे, अगर नहीं भी समझे होंगे तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 2 3 4 एग्जांपल्स लेंगे, इलस्ट्रेशंस लेंगे, उससे आपकी क्लियरिटी आएगी, ठीक है। देखिए इसके बाद नोट में देखिए क्या है, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ एल आर। अब देखो जितने यहाँ पे पॉइंट क्या है, all the reactants are present in their stoichiometric ratio। जितने रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे, अब सब कुछ प्रेजेंट ही होगा तो भाई कोई मीनिंग है एलआर का? कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसको और हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, आपको क्लियरिटी आएगी। तो चलिए देखते हैं 1 2 एग्जांपल, और कैसे निकालते हैं स्टोइकियोमेट्री, ये भी हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या पॉज करके वीडियो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। और लिखिए भी, नोट्स बनाइएगा, तो क्या होगा आपकी जानकारी और अच्छी होगी। हम अच्छे ही कोशिश करते हैं कि आपको कंटेंट प्रोवाइड की जाए, जिससे आपको क्या हो सके, आपके क्वेश्चंस बन सकें और एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ सकें, नीट और जेईई वगैरह में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि एलआर कैसे फाइंड करें, एलआर कैसे फाइंड करें। तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, चलिए देखते हैं, इलस्ट्रेशन लेता हूं, एग्जांपल। पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, 3a प्लस 4b रिएक्ट करके 5c बना रहा है। रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 5c। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेट अस सपोज। और ये जो केमिकल इक्वेशन है क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बीईसी मतलब क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उल्टा लिख दिया हूँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बीसीई, बीसीई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये मान लीजिए कि केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है t = 0 पे, मतलब स्टार्टिंग में ये जो रिएक्शन है इसके मोल गिवन है। पहले का गिवन है 10 और दूसरे का गिवन है कितना? 12, और इसका गिवन है 0। रिएक्टेंट जाहिर सी बात है भाई, सॉरी प्रोडक्ट जाहिर सी बात है, पहले ही 0 सेकेंड में क्या होगा भाई? रिएक्शन कराओगे उसके बाद ही ना प्रोडक्ट बनेगा, तो मोल तो 0 ही रहेगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो देखिए मोल गिवन है, ये क्या है आपका? मोल, क्लियर, मोल्स गिवन है, ये भी क्या है? मोल्स गिवन है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ 10 और 12 लिखूंगा तो समझिएगा कि मोल की ही बात हो रही है, क्लियर। मोल कॉन्सेप्ट में जाहिर सी बात है मोल की ही बात होगी, फिर भी बताना पड़ता है आजकल के बच्चों को। कॉमन सेंस इतना कमजोर हो गया है मोबाइल चला चला के कि क्या ही बताया जाए। खैर चलिए देखिए 10 12 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, t = n, मतलब टाइम खत्म होने पे, रिएक्शन खत्म होने के बाद क्या होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो अभी फाइंड कर मैं बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या करना है, जिसके जिसके मोल गिवन है उसके कोफिशिएंट जो है उससे आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए किससे डिवाइड करना है? 10 बाई क्या हो जाएगा? 3, 10/3
3, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/4 कितना होगा बताओ, ये 3 होगा, ये कितना होगा 3.33। तो लिखाया था मैं कि जो आप मोल को स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिएगा तो उसमें सबसे जो छोटा आएगा वही क्या होता है, एलआर होता है। तो 3.33 और 3 में सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 3 छोटा है, तो 3 क्या हो जाएगा बताइए, अरे बोलो यार, एलआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एलआर हो गया, तो ये क्या हो गया ईआर। ईआर क्या है, एक्सेस रिएजेंट। एलआर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर। देखो बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैं मेथड बताता हूँ वही मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि फेंक रहा है तो भाई ट्राई करके देखिए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब देखो एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इस पे आपको क्लियरिटी आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार में आपको समझाई जाए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दो और इलस्ट्रेशन लूंगा, उसके बाद आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें अब t = एंड पे क्या होता है, 10 - 3x करना है। आपको क्या करना है, 10 - 3 × x कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 12 - 4x। क्या करना है, 12 - 4x। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन में पूरा पूरी वो क्या कर लिया है, कंज्यूम कर चुका है। तो यहाँ पे मोल कितना हो जाएगा बोलो, 0 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 0। क्लियर। बाद में बताइए 5c में क्या बचेगा, बोलिए जल्दी। 5c में क्या बचेगा, पहले 0 मोल था तो जाहिर सी बात है कितना बच जाएगा, 5x बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5x। अब यहाँ पे देखो जब हम लोग 0 किए हैं तो 0 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 12/4। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू आ गई, किसकी, x की। अब बताओ आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन जो मोल बचेंगे, मतलब एक्सेस रिएजेंट बचेंगे, कितने बचेंगे, इसका तो 0 ही बचेगा ना। ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूँ, एक बार देख लीजिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो पूरा का पूरा मोल को क्या कर ले, कंज्यूम कर ले, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, ईआर। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 - 3 × 3 कितना बच गया, 1 मोल बच गया, क्या, ईआर। ये क्या हो गया, ईआर हो गया। क्लियर। अब देखिए 5c प्रोडक्ट के मोल कितने होंगे बाद में बताओ, रिएक्शन के बाद 5 × 3 कितना बच गया बताओ, 15। ये क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए दिया हूँ। 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी आपकी डाउट जो भी होगी क्लियर हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ तक नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, पक्का समझ में आएगा आपको। चलिए दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग। दूसरा इलस्ट्रेशन, दूसरा, इसमें आपको मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 2a + 3a रिएक्ट करके बना रहा है 2a + b, 2a + b, 2a + b रिएक्ट करके बना रहा है 3c + 40, 3c + 40। ये आपका जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेट अस सपोज, मान लीजिए कि क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में मोल गिवन है, कितने मोल गिवन है, t = 0 पे, t = 0 पे 2a का मोल गिवन है 2 और b का कितना है 3। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया इलस्ट्रेशन। इसको हम लोग देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है, मतलब एलआर और ईआर निकालना है। तो आपको बताया हूँ, बहुत स्मूथली मैं बताया हूँ कि एलआर कैसे निकालते हैं, जिसका मोल गिवन है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे उसके स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा बोलो, 3/1, 3/1 मतलब 3। क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 क्या होगा, 2 होगा, कितना आ जाएगा, 2 इसका डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, तो 1 हो गया। 3 और 1 में छोटा कौन है, 1 छोटा है, तो वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एलआर क्या हो गया, 2a हो गया, और एक्सेस क्या हो गया रिएजेंट, b हो गया। क्लियर।
इसके बाद आपको मैं बताया हूं कि क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको t इक्वल टू एंड पे क्या करना है बोलिए, अभी मैं बताया था 2 माइनस क्या करना है बोलो, 2 इंटू एक्स कर देना है, मतलब कोफिशिएंट को x से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, 3 माइनस क्या करना है 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा बताइए, 3x, पहले 0 ही रहेगा, ठीक है। रिएक्शन से पहले क्या रहेगा यार, प्रोडक्ट थोड़ी आएगा, रिएक्शन ही नहीं होगा प्रोडक्ट आ जाएगा क्या, तो मोल कितने होंगे, 0 होंगे। कॉन्सेप्ट की बात है यहाँ पे 3x और ये यहाँ पे क्या होगा 4x, क्लियर। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट उसको बोलते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो मोल होते हैं पूरे खर्च हो जाते हैं, तो उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और फाइंड करने का तरीका भी आपको बहुत अच्छा से मैं बता दिया। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x कितने आ जाएंगे बताओ, x इक्वल टू 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब x 1 आ गया तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है कितने मोल बच जाएंगे बताओ, 3 माइनस 1 2 हो गया। यहाँ पे 3 इंटू 1 कितना बचा 3, और यहाँ पे 4 इंटू 1 कितना बचा 4, क्लियर। अब होप सो आपको समझ में आ गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालें और एक्सेस रिएजेंट कैसे निकालें, ठीक है। तो LR और ER हम लोग फाइंड करना होप सो सीख गए हैं, ठीक है। इसमें एक दो और चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले मोल कितने थे और बाद में मोल कितने हो गए, आपको ये बतानी है। पहले मोल कितने थे और बाद में मोल कितने हो गए, ठीक है। ये आपको कमेंट में बतानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो इनिशियली कितने थे मोल बताओ, इनिशियली 2 + 3 कितने थे 5 थे, और फाइनली कितने हो गए, फाइनली कितने हो गए बताओ, फाइनल कितने हो गए, अरे बोलो यार, एक बचा है किसमें, नहीं यहाँ तो 0 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, टोटल फाइनल बताओ कितने हो जाएंगे, फाइनल 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, इसका 2 + 3 + 4, ठीक है। अरे भाई क्या है क्वेश्चन में कुछ है, इनिशियल आपको दिया हुआ है 2A का दिया हुआ है 2 और B का दिया हुआ है 3, तो इनिशियल मोल कितने हैं 5 हैं, अब फाइनल कितने हो जाएंगे 2 गो 3 गो और इसका 4 गो, और ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा तो यूज कर लिया है तो 0 ही बचेगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 5 और 4 9 हो गया, आसान चीज है, ठीक है। और चेंज इन n का बात कर लिया जाए तो चेंज आप जानते होंगे क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इतना बेसिक चीजें होप्स आपको आती होंगी। इसका मतलब है चेंज इन मोड क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल क्या है यहाँ पे बोलो 9, इनिशियल कितना है 5, तो चेंज कितना है 4 का चेंज हुआ, आसान चीज है। ये भी क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि यहाँ पे बताइए कि मोल में चेंजेस कितना है, चेंज इन n बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बच्चे यहाँ तक जान जाते हैं, थोड़ा सा के लिए क्वेश्चन उनसे नहीं बनता है, तो मैं आपको समझा दिया हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। होप सो मैं हर चीज़ें कोशिश करता हूँ कि आपको सिखाई जाए समझाई जाए। तो चलिए आगे और हम लोग डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उससे क्या होगा कि आपकी टाइम बचेगी, हमारी भी टाइम बचेगी। प्रॉब्लम हो जाती है लिखने में, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन थोड़ी यार याद करके आएंगे, कौन क्वेश्चन याद करता है। और अब मान लो कि बहुत बार एक ही चीज़ बार बार पढ़ा लूँगा तो याद हो जाता है, वो अलग चीज़ है। अब जिनको 25-30 साल की एक्सपीरियंस होती है उनको क्वेश्चंस भी याद हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। हम लोग अभी थोड़े नए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें हम समझा नहीं सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं, आपको भी समझ में आया होगा। और आप नए हैं हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पे, तो आप एक काम करिए, हमारे चैनल को ओपन करिए और मेरा जो वीडियो है स्टैक्योमेट्री उसको एक बार दोबारा से देखिए। बेसिक चीज़ें पहले क्लियर हो जाएंगी तो टफ लेवल की भी चीज़ें हम लोग क्लियर कर सकते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट मैक्सिमम मोल्स ऑफ NH3 व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 5 मोल ऑफ N2 विद 20 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बताइए N2 अगर H2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया, NH3 बनाता है। तो सबसे पहले तो इसको हम बैलेंस करेंगे। होप सो आपको सब लोगों को बैलेंस करने आता होगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ एक बार ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई। बैलेंस हो गया कि नहीं? बहुत आसानी से हम बैलेंस कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है बताइए? 20 मोल किसका दिया है? H2 का दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 20। क्लियर। अब N2 देखो कितना मोल दिया है? कैन बी फॉर्म्ड रिएक्शन ऑफ 5 मोल्स ऑफ N2। N2 कितना दिया है? 5 मोल। तो दो रिएक्शन रिएक्टेंट के 2 मोल गिवन है। तो हम लोग अभी समझे थे कि क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है और एक्सेस रिएजेंट निकालना है। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। मोल को किससे डिवाइड कर देना है? उसके स्टैकियोमेट्री से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे क्या होगा? 5/1। यहाँ कितना हो गया? 5। यहाँ पे कितना हो गया? 6.33। अब जो इसमें छोटा होता है वो क्या होता है बताओ? LR। क्या होता है? LR। और ये क्या है आपका? ER। समझ में आ गया? तो LR और ER क्या है मैं ऑलरेडी बताया हूँ, एक बार और वीडियो देख सकते हैं आप अगर नहीं समझ में आया तो। अब देखिए ये कब है? T=0 पे। T=N। जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तब देखिए क्या होता है? 5 माइनस यहाँ पे क्या करना है? x कर देना है। x क्यों? क्योंकि 1 × x होगा। 1 यहाँ पे किसका है? N2 का स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? 20 माइनस 3 × x। क्लियर। और बाद में लास्ट में कितना हो जाएगा बोलो? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा होप सो। रिएक्शन से पहले कितना रहेगा मोल? 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको क्या कर देते हैं हम? 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5। अब लिमिटिंग रिएजेंट में जो लिमिटिंग रिएजेंट में कितने मोल बचे हैं बताओ? 20 माइनस 3 × कितने बचे हैं? x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल लिए, कितना है? 5। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई करिए। अब 20 माइनस कितना हो गया? 15। बचा कितना? 5 बचा। 20 माइनस 15 कितना बच गया? 5 बच गया। मतलब ER जो बचा कितना बचा? 5 बचा। और अमोनिया के मोल कितने बच जाएंगे बताओ? 2 × 5 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? यही पूछा है। मैक्सिमम आपसे क्या पूछा है? मोल ऑफ अमोनिया पूछा है। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम बोलो? 10 हो जाएगा। अभी आपको एक चीज बताया था इनिशियल और फाइनल। तो Ni बताइए कितना है? Ni इनिशियली कितना था? 5 + 20। इनिशियली कितना था? 5 + 20 दैट मीन्स 25। N5 कितना? NF कितना था? मतलब फाइनल मोल कितना है बताइए? इसका तो 0 ही रहेगा। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है। और इसका कितना निकला है? 5। और दूसरे वाले का कितना निकला है? 10। तो 5 + 10 कितना हो गया? 15। अब चेंज इन N निकाल सकते हो। क्या होता है? NF माइनस Ni, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज। तो 15 माइनस कितना हो जाएगा? 25। तो चेंज कितना आ गया? -10 का चेंज आ गया। -10 का चेंज आ गया। क्लियर। तो मैक्सिमम आप निकालना सीख गए। यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? 10 आंसर। ठीक है, 10 आंसर हो जाएगा। किसका मोल पूछा है? NH3 का मोल पूछा है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत ज़्यादा देखो आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें क्लियर करूँ, और हमारे वीडियो के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम भी किसी के स्टूडेंट रहे हैं, मानते हैं। मेरे भी एक टीचर हैं, उनकी मैं वीडियोज देख के आपको चीज़ें सिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो पहले से भी आती है, लेकिन हमारे भी गुरु हैं तो उनको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है,
और कुछ बुक्स वगैरह से भी चीज़ें मैं कलेक्ट करता हूँ और भी जगहों से कलेक्ट करता हूँ, ताकि आपको कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ लें और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट जो है बच्चे बहुत डर जाते हैं, तो मैं कोशिश किया हूँ कि उसको आसान वे में चीज़ों को क्या किया जाए, समझा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो आपको होप से समझ आया होगा। एक दो और क्वेश्चन हम लेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और आए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और भी चीज़ें पढ़ेंगे, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी पढ़ेंगे, परसेंटेज यील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं बहुत इस पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं परसेंटेज यील्ड पे और परसेंटेज प्योरिटी पे। तो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के वीडियो में हम लोग LR कैसे निकालते हैं मोल कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, मास ER का निकालना है, मतलब एक्सेस रिएजेंट का जो मास है लेफ्ट है उसको आपको क्वेश्चन में निकालना है। और प्रोडक्ट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट फाउंड व्हेन 1 ग्राम ऑफ Mg दिया हुआ है, मतलब मैग्नीशियम के 1 ग्राम दिया हुआ है, रिएक्ट किससे कर रहा है, ऑक्सीजन के 1 ग्राम से। तो देखिए Mg प्लस O2 क्या बना लेता है, MgO बनाता है। क्या बनाता है, MgO। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको बैलेंस करेंगे। O2 कितना है, 2 है, इधर क्या लिख दोगे, 2। तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। होप सो आपको बैलेंसिंग करने आती है। अब इक्वेशन ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बताइए। Mg दिया हुआ है कितना, 1 ग्राम। Mg कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम। ठीक है, और O2 कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम। क्लियर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ER का मास पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग तो इसको मोल निकालेंगे। तो हम आपको बताए हुए हैं N इक्वल टू क्या होता है, W/M। N इक्वल टू क्या होता है, W/M। N क्या है, नंबर ऑफ मोल। क्लियर, नंबर ऑफ मोल जो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना गिवन मास है, 1 गिवन है। ठीक है, और Mg का मोलर मास कितना होता है, 24। एटॉमिक मास 24 होता है, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 1/24। अब देखो इस पे भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ बेसिक चीजें। ठीक है, अभी टफ चीजें बता रहा हूँ, तो पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद अच्छे लेवल का भी आप समझ सकते हैं। क्लियर। तो देखिए 1 कितना हो जाएगा, 24। तो इसमें कितना आ गया बताओ, नंबर ऑफ मोल 1/24। अब इसमें क्या हो जाएगा, W/M गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 16 × 2 32 हो गया। कितना हो गया, 32 हो गया। अब देखिए ER और LR निकालना हम जानते हैं, कितना हो जाएगा बताओ, 1/22 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया ये, 1/48। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/32/1। कितना हो गया, 1/32। अब दोनों में छोटा कौन है, तो 1/48 क्या है, छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, LR हो गया। क्या हो गया बताओ, LR। ठीक है, ER कौन हो गया, 1/32, मतलब O2 जो है ER हो गया। और इसमें जो मास बचेगा उसी को आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको मैं बताया हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 1/24, अब माइनस कितना करना है, 2 × x करना है। यहाँ पे कितना होगा, 1/32 माइनस कितना करना है, x करना है। बहुत तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। पहले प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, तो मोल उसका कितना होगा, 0। ये कब हो रहा है, t = 0 पे। ये कब हो रहा है, t = एंड पे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो LR है उसकी वैल्यू को क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। अब 2x = कितना हो जाएगा, 1/24। तो यहाँ से x निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/8। होप सो आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। दिख नहीं रहा है, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ। देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू जो है कितनी आएगी बताइए। इसको इधर लिख देता हूँ, x = कितना हो जाएगा, 1/48। 1/48 हो जाएगा। क्लियर, 1/48 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए
इसमें हम लोग घटाएंगे कितना हो जाएगा 1/32 और माइनस कितना हो जाएगा 1/48। क्लियर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, कितना होगा 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 1/48 कितना हो जाएगा बोलो 1/24 हो जाएगा मोल किसका एमजीओ का। क्लियर। लेकिन हमें इससे मतलब है किससे 1/32 माइनस 1/48। अब देखिए मोल इसका हमें पता चल गया किसका O2 का। O2 का ही ना पूछा है, हाँ ER का पूछा है मास, तो मतलब O2 का पूछा है मास पूछा है। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ देखो होप सो आपको दिख रहा होगा n हमें पता है किसका ER का कितना है बताइए 1/32 माइनस 1/48। जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो ये मोल जो है निकल के आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं 1/24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/24। अच्छा चलिए एक दूसरे मेथड से बनाते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरे मेथड से भी हम बना सकते हैं। इसका हम लोग मास निकाल सकते हैं, इसका भी तो मास पूछा है। तो इसका मास कितना हो जाएगा बताओ WMGO का। WMGO का मास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे मोल से। अरे भाई यहाँ पे W कैसे निकालोगे, W इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। क्या हो जाएगा W मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो मास निकल जाएगा। तो हमें ऑलरेडी मोल पता है कितना है 1/24 और MgO का मोलर मास कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कैसे Mg का होता है 24, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 40। तो ये आपका वैल्यू निकल गया। कितना हो जाएगा बोलो 4 से डिवाइड कर दो 10 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 6, तो 10/6 ये हो गया 5 और ये हो गया 3, 5/3 ग्राम आपका आंसर हो गया WMG। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है। ये 5 है 5/3। ठीक है। अब देखिए इसकी मास निकल गई कितनी 5/3। और मैं आपको एक चीज बताया हूँ कि जो प्रोडक्ट के मास होते हैं उतने ही रिएक्टेंट के भी मास होते हैं। क्यों? क्योंकि मास जो होता है कंजर्व होता है। जितना मास रिएक्ट कराओगे उतना ही मास क्या होंगे प्रोडक्ट में भी आएंगे। तो देखिए प्रोडक्ट का मास 5/3 है। कितना है 5/3 और इसको हम लोग निकाले हुए हैं कितना मोल बताइए 1/24 निकाले हुए 1/24 निकाले हुए। तो पहले तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना कितना ग्राम 1 ग्राम और 1 ग्राम। कितना ग्राम था 2 ग्राम था प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2 ग्राम प्रोडक्ट था तो जाहिर सी बात है बाद में घट के कितना आ जाएगा बताओ, घटा दो 5/3 से कितना आ जाएगा बोलो। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मास लिख सकते हैं किसका O2 का मतलब ER का। कितना आ जाएगा 2 माइनस 5/3 2 माइनस 5/3 कितना आ जाएगा 1/3 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 ग्राम। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलो पहले देख लेते हैं उधर दिख रहा है कि नहीं, बहुत समस्या है इधर। हाँ दिख रहा है। चलिए बहुत वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है यार, फिर भी कोशिश करता हूँ बना लो। देखिए इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो पहले हमारा जो शुरुआत में मास था कितना था बताइए रिएक्टेंट का 1 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम। बाद में कितना बच गया है 5/3 ही बचा है रिएक्शन करने के बाद। इसका मतलब है कि जो एक्सेस है कितना बच जाएगा 2 में से 5/3 घटा दो एक्सेस बच जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मोल पहले निकाल लीजिए। ये मोल ठीक है, मोल निकाल लिए हो N2 का O2 का मोल निकाल लिए हो कितना 1/32 माइनस 1/48। ठीक है, अब मास भी निकाल सकते हो O2 का कितना हो जाएगा 1/32 माइनस 1/48। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इसके मोलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा O2 का बताओ 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो ये भी इतना ही आएगा कितना 1/3। एक बार आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा
1/3 ग्राम ही आएगा। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार रिवाच करिए। मैं कोशिश कर लिया हूँ कि आपको अच्छे से सिखा दी जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च हो गई अभी। ऑनलाइन पढ़ाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए कि लगातार बोलना पड़ता है। ऑफलाइन में क्या है कि भाई बच्चे लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आराम करने का, लेकिन यहाँ पे आराम करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। डायरेक्ट स्टार्ट करिए, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। तो खैर आज इतना ही रहने देते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस इस पे देखने वाले हैं। अभी भी आपको अगर डाउट रह गया है तो मैं और भी क्वेश्चंस देखूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ। परसेंटेज इम्प्योरिटी पे और परसेंटेज येल्ड पे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। जेई मेंस, जेई एडवांस में भी आता है, ठीक है। नीट में तो खैर आता ही है, बेसिक्स क्वेश्चंस ही रहते हैं, ज़्यादा टफ लेवल नहीं देता है। बट फिर भी हम लोग को चीज़ें को समझनी है। चीज़ें समझ लीजिएगा तो भारी भी दे, टफ भी दे, आसान भी दे, मतलब नहीं है। मॉडरेट दे आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ही। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत होनी जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस भी करिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जब तक आप हैं सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी पड़ी हुई है सीखने के लिए। हमेशा आपको सीखना है, ठीक है। अब ये नहीं कि सीख लिया उसके बाद बैठ जाना है, तो उसको बोलते हैं लर्निंग प्लेट्यू। एक समय के बाद लर्निंग जो होती है स्टॉप हो जाती है इंसान की, तो वो नहीं आपको काम करना है। लर्निंग को आप लगातार स्टार्ट रखिए, धीरे धीरे समझ पढ़ते जाइएगा तो चीज़ें बहुत सारी आप सीख जाइएगा और ज़िंदगी में अच्छा कीजिएगा, ठीक है। और डिफरेंट बड़े हैं, डिफरेंट ओपिनियन, लोगों का बात नहीं ज़्यादा सुनना है। चीज़ों को आपको समझ जानी है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और प्रिपरेशन करने के लिए आसान तरीका यही आपको मैं बताऊंगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उस पर तुरंत क्या करिए, प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है लाइफ में। और देयर इज नो स्मार्ट वर्क, ओनली हार्ड वर्क, इतना जान लीजिए। स्मार्ट वर्क जरूरी है, प्लानिंग करिए, एक गोल सेट करिए, डेली बेसिस पे गोल रखिए और एक लॉन्ग टर्म गोल रखिए और उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसका भी तरीका होता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको काम करना है, तब जाके आप अच्छा कीजिएगा और अच्छा आप करिएगा। होप सो अगर हमारी वीडियो देखोगे तो जाहिर सी बात है अच्छा ही करोगे। हम लोग इतने बुरे भी नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग वीडियो देखिए और तरीके से देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हो सकता है कि क्वालिटी की प्रॉब्लम हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पर्सनली फील होता है कि क्वालिटी को छोड़ दिया जाए, मतलब वीडियो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई की क्वालिटी की नहीं। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी की हो सकती है कि समस्या हो, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहले तो चीज़ें हैं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही है कि नहीं। और उसमें भी कुछ बच्चे होते हैं समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो समझने की कोशिश करना है। अब ये नहीं कि बैठ गए पढ़ने और दिमाग कहीं और है, ऐसा नहीं करना है। चीज़ों को आपको क्लियरली समझनी है और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए भाई। ऑनलाइन में तो ये भी सुविधा दिया हुआ है ना कि आपको 2 बार 3 बार देख सकते हैं चीज़ें। फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताओ कि समझ में आया नहीं आया, दोबारा एक बार और वीडियो बनाइए। मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगा। अरे एक बार क्या, 1000 बार बोलोगे, 1000 बार बना सकता हूँ, लेकिन बस अब तक पढ़ने चाहोगे तब। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पढ़िएगा तब हम आपको हेल्प करेंगे। अब नहीं पढ़िएगा तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है हमारा एनर्जी बर्बाद करके। तो चलिए फिर भी आज के लिए मतलब बहुत कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे लेवल का पढ़ाऊँ और होप सो आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को अब हम लोग करते हैं एंड। जय हिंद।